सबको नमस्कार। मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज चतुर्थी और आज कोटद्वार में हम रूबरू हो रहे हैं। मेरी आवाज़ सुनो एक राष्ट्रीय मंच है, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी संस्था है और इस संस्था के अध्यक्ष हैं पंडित रामदास शर्मा। और संस्था का उद्देश्य सर्वधर्म सर्वजन उत्थान और सामाजिक सद्भाव और किस तरह से हम आज की पीढ़ी को एक सद्भाव के साथ जोड़ते हुए आज के दौर के तहत उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो, सब लोगों में आपस में सद्भाव बना रहे और उसी के रूबरू हो रहे हैं संस्था के अध्यक्ष हैं रामदास शर्मा। शर्मा जी, आपका प्रयाग न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, हम थोड़ा जानना चाहेंगे संस्था के बारे में, आपका जीवन परिचय और संस्था क्या क्या कार्य कर रही है हिमालय राज्य उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। वो संस्था किस किस समय से कार्य कर रही है? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं रामदास शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ और मेरी आवाज़ सुनो फाउंडेशन। हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन 2016 में हुआ है और आज हिंदुस्तान के 22 राज्यों में हमारी संस्था कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश, जैसा आपने पूछा, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में काम कर रही है और उत्तराखंड के भी सभी जिलों में कार्य कर रही है। आज उत्तराखंड में हम कोटद्वार में हैं, तो यहाँ के बारे में मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड के 8 जिलों में हम अलग अलग कार्य कर चुके हैं, चाहे वो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो ऊधम सिंह हो, या अपना नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो, पौड़ी हो, टिहरी हो। इन सभी जिलों में हमने कार्यक्रम कई सालों से लगातार कर रहे हैं। चाहे वो समाज में जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, मेधावी हमारे छात्र छात्राएं, या और हमारे चाहे खेल कूद में या किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, ऐसे लोगों का सम्मान भी करती है। इसी के साथ साथ जो आर्थिक रूप से गरीब परिवार हैं, उनकी बेटियों की शादी करना, आर्थिक रूप से जो गरीब परिवार हैं उनकी बेटियों को हम जो हायर एजुकेशन है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फ्री कराते हैं और उसमें सभी धर्मों के सभी जातियों की बेटियां होती हैं, क्योंकि ये इंसानियत के तौर पे हमारी संस्था काम करती है, मानव कल्याण के लिए कार्य करती है। और ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, मैं कहूँ तो A to Z कार्य जो जनहित के हैं, सभी को हमारी संस्था कार्य करती है। सर, मैं आपके सामने एक सवाल और रखना चाहता हूँ कि मौजूदा समय में जो देश के हालात, प्रदेश के हालात और तमाम जो है आए दिन एक अराजकता की स्थिति बन रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सरकार 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम भी कर रही है। सभी जाति संप्रदाय धर्म के लोगों को अच्छे अधिकार मिल रहे हैं, मकान बने हैं, आवास बने हैं, प्रधानमंत्री आवास। और जिस समाज से IAS IPS की बहुत संख्या कम थी, वहाँ पर आज बहुत अच्छी संख्या में ये सिविल सर्विस में लोग आगे निकले हैं। थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि आप भाजपा से भी जुड़े हैं, आप राज्य स्वयं सेवक संघ के बचपन से ही उसमें आपने भागीदारी निभाई है। तो आज जो ये हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा हो जाता है, बजरंग दल कहीं आकर के लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है, ऐसे ही मुस्लिम समाज के अंदर भी जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वहाँ भी इस तरह के अराजकता पैदा हो जाती है। तो हम देश में इतने लंबे समय के बाद भी हिंदू मुस्लिम के बीच में जो भेदभाव है, इसको खत्म नहीं कर पाए हैं। और जबकि रोज एक दूसरे को मिलना जुलना है, एक दूसरे के दुख सुख में हम साथ देते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, देश में आज नरेंद्र मोदी जी की तीसरे कार्यकाल जो सरकार चल रही है, वो किसी जाति और धर्म देखकर कार्य नहीं कर रही, वो सभी के लिए कार्य कर रही है। यहाँ उत्तराखंड में धामी जी सरकार है, चाहे कोई भी पॉलिसी जन कल्याण के लिए बनती है, उसमें किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। जहाँ तक आपने कुछ संगठनों के नाम लिए हैं कि वो मुस्लिमों में, हिंदुओं में भेदभाव की, देखिए मोदी जी के स्तर पे या धामी जी के स्तर पे या योगी जी के स्तर पे कहीं भी इस तरह की कोई दुर्भावना नहीं है कि आप मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार करें। ये कुछ संगठनों का नाम ले लेकर जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, समाज में अराजकता अपने निजी फायदे के लिए फैलाते रहते हैं। समय समय पर आप देखते हो कि इनका इलाज भी होता है, ये लोग जेल भी जाते हैं, क्योंकि संविधान से देश चलता है और संविधान में किसी को ये अधिकार नहीं कि किसी भी गरीब आदमी हो, असहाय आदमी हो या मुस्लिम हो,
उनके प्रति वो दुर्भावना रखे, उनके प्रति वो गलत कार्य करे, ऐसी छूट किसी को सरकार की तरफ से नहीं है। सर, मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि आपने सही कहा कि संविधान के तहत सब चल रहे हैं, लेकिन जो संगठन बने हुए हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, आखिर उनके भी नॉर्म्स हैं, संविधान से बाहर तो भी नहीं जा सकते हैं। क्या आपको ये नहीं लगता है कि ऐसे संगठनों के अंदर ऐसे अराजक, ऐसे लोग जो नशा करते हैं, जिनकी सोच में कोई शिक्षित नहीं है, संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, समाज के बारे में सिर्फ जिनका नशा करना है और अराजकता पैदा करना है, तो ऐसे लोगों को उनका वेरिफिकेशन करके ही संस्था में स्थान मिलना चाहिए, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या दूसरी भी संस्थाएं हों। ऐसी दूसरे धर्मों में भी, चाहे वो ईसाई हो या हमारे मुस्लिम धर्म हो या सिख धर्म हो, अभी आपने देखा कि कर्णप्रयाग में निहंगों ने काफी अराजकता पैदा करी है। स्थानीय लोगों की भी उसमें गलती रही है, हालांकि वो मामला सॉल्व हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक संगठनों में, ऐसे संगठनों में जो आइडेंटिफिकेशन उस मानक के हिसाब से, क्या लगता है आपको इसमें कुछ कमी है? देखिए, धार्मिक चीज़ों को लेकर जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जहर भरी भाषा बोलते हैं, हम समाज में भाईचारा टूट जाए, उनके लिए हमारी सरकार में कोई स्थान नहीं है, चाहे वो किसी भी संगठन का है, किसी भी दल का है। यहाँ केवल उसी की सुरक्षा के लिए हम लोग हैं कि जो सही काम करता है, समाज हित में काम करता है। किसी भी संगठन को ये छूट नहीं है कोई जहरीली भाषा बोले जिससे कि समाज में भाईचारा समाप्त हो। और कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे साहब, युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं यही युवाओं के बीच में काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं, उन्हें रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, अब सबसे बड़ा सवाल इसमें। युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि सबसे पहला काम उनका है पढ़ाई का, कि वो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करें। आज कंपटीशन का युग है और एजुकेशन, शिक्षा ऐसी चीज़ है, ना ये भाई बटेज में बटती, ना कोई चोर चुरा सकता। ये उसके कल्याण के लिए, उसके जीवन को आगे बेहतर बनाने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। तो दूसरा मेरा युवाओं से ये स्पष्ट संदेश है कि आप नशे की लत से दूर रहें। आज हमारे युवा कुछ भटक जाते हैं नशे के लिए, उसके लिए भी सरकार समय समय पर, आप देखते होंगे कई हुक्का बार खुले तो वो भी आज जेल में है। बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, पर युवाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस समय जो आपके पास समय है वो पूरा पढ़ाई में लगाएं, ताकि आगे वाला आपका जीवन उज्जवल बने। आप जो है ब्राह्मण समाज से जुड़े हैं, राष्ट्रीय ब्राह्मण जो मंच है, अभी बिहार में एक घटना हुई है, भरत तिवारी, उनके बारे में दोनों बातें आ रही कि वो एग्रेसिव भी थे, एकदम लड़ाकू भी थे, हथियार उठा लेते थे, लेकिन जनता की बहुत मददगार भी थे। लेकिन जहाँ तक संविधान की बात है, कानून व्यवस्था की बात है, तो कानून को अपने हाथ में तो लेना कहीं उचित नहीं है। तो इस घटना को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, भरत तिवारी का जो एनकाउंटर किया, वो एनकाउंटर नहीं, वो हत्या है। वो बिल्कुल सुनियोजित तरीके से पुलिस ने हत्या की है। भरत तिवारी ने कर दिया था। भरत तिवारी ने अपने हथियार डाल दिए थे और पुलिस के पास ये ट्रेनिंग होती है कि जो उसके हाथ में कट्टा है, पिस्टल है, वो मात्र 20 मीटर तक वार कर सकती है। आपके पास इतने बड़े हथियार हैं, आप उतनी दूरी बचा के खड़े हैं, आप इस वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। उनने व्यवस्था के खिलाफ जो है आवाज उठाई है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जो पुलिस वाले, जो अधिकारी इसमें शामिल हैं, उन सबके खिलाफ हत्या का मुकदमा चले और सबको जेल हो, ताकि दोबारा से किसी ऐसे होनहार व्यक्ति जो समाज के लिए लड़ता है, वो अपने गांव के, आस पड़ोस के गांव के लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए थक गया अधिकारियों के साथ विनती करते करते, तब उसने हथियार उठाया। हथियार उठाना गलत है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन जब हथियार सरेंडर कर दिया तो उसके बाद उसकी हत्या करना, ये तो सीधे सीधे मर्डर है। तो उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। धन्यवाद शर्मा जी, आपने बहुत कुछ रखा है और उम्मीद करते हैं कि आपका मेरी आवाज़ सुने जो संस्था है उत्तराखंड के अंदर, कोटद्वार कर्नाटक में भी बेहतर जो है जनहित में कार्य होंगे। धन्यवाद आपका।